हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर बीए पार्ट थर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस जो पेपर सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसका वीडियो लेकर आ चुके हैं। और जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए हमने कंप्लीट आप वो सारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पूरे के पूरे वीडियो, उनसे बार प्रश्न नहीं जाएगा। और इस पेपर का ये जो सब्जेक्ट है मटेरियल है इसका वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है और समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। मैं तो खुद 5-5 बार पढ़ता हूँ फिर भी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं आपके लिए एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर आपको भी समझ में ना आए तो कृपया इग्नोर कीजिएगा। और इसको रटने वाली बात है बिल्कुल। इसकी जो पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना दोस्तों। यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बीए फाइनल ईयर से रिलेटेड। ठीक है, आप बाकी एग्जाम हिस्ट्री और जियोग्राफी का बाकी है वो अगले महीने होने वाला है, तो अभी उसमें काफ़ी टाइम है, उसको भी हम कवर कर लेंगे। पहले हम इस पॉलिटिकल साइंस को कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये हम लघुत्तरात्मक प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, और जो छोटे प्रश्न है वो हमने कर चुके हैं। निम्नात्मक प्रश्न बाकी है जो बोरिंग टाइप ही है और ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं पीडीएफ तो डालता रहूँगा अगर वीडियो नहीं बना पाऊँ तो। ठीक है, तो इसलिए टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़िएगा। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या अभिप्राय हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा हमको देनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सर्वप्रथम प्रयोग जेरेमी द्वारा किया गया। वैसे अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय संबंधों का अध्ययन शताब्दियों से किया जा रहा है, किंतु इसे एक स्वायत्त विषय का दर्जा कब मिला, 20वीं शताब्दी में। 1900 ईस्वी में पॉल रेंच द्वारा वर्ल्ड पॉलिसीज नामक पुस्तक इस विषय पर लिखी गई थी। किस विषय पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय पर। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सामान्य अभिप्राय जो विभिन्न राज्यों में के पारस्परिक संबंधों से, कि जो 2-3 राज्य होते हैं उनके बीच में कैसे संबंध है उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। किंतु इस परिप्रेक्ष्य में विचारणीय प्रश्न यह है कि राज्य क्या है और इनके कौन से संबंध इस अध्ययन शास्त्र का विषय समझे जाएंगे। विभिन्न विद्वानों ने राज्य के 155 लक्षण निर्धारित किए हैं और एक राज्य के बीच कई प्रकार के संबंध हो सकते हैं, सैकड़ों प्रकार के। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब होता है कि दो राज्यों के बीच में हम जो भी रिश्ते होते हैं, जो भी मतलब पॉलिसीज बनती है दोनों के राज्यों के बीच में, उनको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। वैसे यहाँ राज्य का मतलब ये नहीं कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। राज्य का मतलब एक देश से होता है, एक पूरे प्रांत से होता है। ठीक है, तो यहाँ से राज्य का मतलब आप देश से समझ लेना, ऐसा नहीं कि राज्य हमारा राजस्थान वगैरह ऐसा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को परिभाषित कीजिए। ये ऊपर वाला और इसमें थोड़ा फर्क है। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझेगा। वो हमें एक सभी के मिला जुला कर औसत परिभाषा है और ये जो विभिन्न दार्शनिक हुए हैं उनके अनुसार परिभाषा है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा हॉफमैन के शब्दों में, ठीक है, वहाँ पर हॉफमैन के द्वारा नहीं बताया गया था, वहाँ पर ऐसे ही बता दिया गया। तो यहाँ पे हॉफमैन के शब्दों में क्या कहा है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शास्त्र उन तत्वों, कारकों, क्रियाकलापों का वर्णन है जो राजनीतिक दृष्टि से विश्व की विभिन्नता बांटने वाली मौलिक इकाइयों की बाह्य नीतियों में प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ये इस हॉफमैन के अनुसार परिभाषा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। वहीं जेडब्ल्यू बर्टन लिखते हैं, शास्त्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटित घटनाओं का निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण है। ठीक है, जिससे कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रवृत्ति को समझा जा सके और भविष्य में उनकी संभावित दिशा का पूर्वानुमान लगाया जा सके। बेसिकली ये जो परिभाषाएं हैं वो मिलती जुलती है, लगभग सेम ही है, मगर इनके शब्दों में फेरबदल कर दिया गया है और हमें देखने में लगता है कि अलग अलग परिभाषाएं। वैसे इनका मतलब एक ही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो राज्यों के बीच में संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मगर इनके शब्दों में फेरबदल कर दिया गया है और इन्होंने कुछ विस्तार से, इन्होंने शॉर्ट में ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो इन शब्दों का ध्यान रखना है, शब्दों का ही फेरबदल है और इन्हीं शब्दों के आपको अंक मिलेंगे। तो मैं तो कहता हूँ इसको रट के ही जाना है। ठीक है, समझने में बड़ी दिक्कत हो रही है, मेरे को खुद को समझने में बहुत दिक्कत हो रही है, 5 बार पढ़ लिया फिर भी समझने में दिक्कत होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर बताइए। ठीक है, अब वही प्रश्न आ गया घुमा के, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इनमें शब्दों का फेरबदल है केवल और केवल। ठीक है, तो हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो शब्दावली में एक व्यापकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली में से एक विशेष प्रकार के संबंधों का बोध होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो शब्द है वो इतना व्यापक है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु ही समाविष्ट हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भेद बताए जा सकते हैं, ये इसके भेद है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो हमने परिभाषा में देख लिया था, अभी 2 परिभाषा हमने पढ़ ली थी। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या होता है, राजनीति केवल राजनीतिक, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राजनीतिक पहलुओं का विचार करती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सभी प्रकार के संबंध आ जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक और
शैक्षणिक, ठीक है, सभी प्रकार के संबंध इसमें आ जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राजनीतिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। अब हम इनके भेद देखते हैं परस्पर, तो विस्तृत व संकीर्ण। पहला भेद है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक संप्रभु राज्य के संपूर्ण संबंधों को, चाहे वे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर साहित्य की क्यों ना हो, को लिया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत केवल और केवल राजनीतिक पक्ष को लिया जाता है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उसमें सभी प्रकार के पहलुओं को लिया जाता है, ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक। और केवल जो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें केवल राजनीतिक पक्ष को लिया जाता है। और दूसरा वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो एक संप्रभु राज्य के द्वारा सीमा के बाहर स्थापित किए जाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल उन संबंधों को ही लेगा जो राजनीतिक महत्व के हैं, और उन घटनाओं को तभी प्रयुक्त करेगा जब वे एक संघर्ष की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय को विशेष सामग्री के रूप में अपनाता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विशेष सामग्री के रूप में अपनाता है, ठीक है। ये वही बात है, डिफरेंस इसमें कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, केवल शब्दों का फेरबदल है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है जो सीमा के बाहर निर्धारित होते हैं, वो जो राजनीति है वो सीमा के अंदर भी निर्धारित की जा सकती है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। सॉरी, एक बार इसको करते हैं ऐसे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व क्या है, इनका महत्व बताना है। तो इसके जो महत्व है, पहला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनका युक्त समाधान खोजना है। यानी कि इनका अध्ययन करने का पहला तो मतलब यही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं होती है उनका निराकरण किया जा सके। और दूसरा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्वों से परिचित आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए किस देश की क्या नीति होगी, क्या वो उसका प्लान है, तो उन सबको समझने के लिए उनका आधारभूत तत्व हमें समझना जरूरी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करते हैं। वहीं तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति आवश्यक है, तो इसके लिए हमें संबंधों का अध्ययन जरूरी है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व सरकार की अवधारणा का अध्ययन कराने वाला विषय है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन वास्तव में राष्ट्रों की विदेश नीतियों का अध्ययन है, ठीक है। विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, हालांकि अलग अलग चीज़ें दोनों, मगर ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में मॉर्टल कोपलैंड द्वारा प्रतिपादित मॉडलों का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है, और जो है ये थोड़ा बोरिंग टाइप का है, समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, मगर हम पढ़ लेते हैं, क्या पता आपको समझ में आ जाए। तो मॉर्टन कोपलैंड का व्यवस्था सिद्धांत, कोपलैंड का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण है, कई सिद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहारों के कुछ विशिष्ट या आवर्तनीय समुच्चय का अस्तित्व है। द्वितीय यह है कि इस समुच्चय के विभिन्न तत्वों में घनिष्ठ संबंध होता है। तीसरा कि ये समुच्चय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले लोगों तथा संस्थाओं के चरित्र का प्रतिबिंब करते हैं। चतुर्थ यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार कई तत्वों जैसे सैनिक क्षमता, संचार, तकनीक, जनसंख्या आदि से संबंध रहते हैं, और इनके संबंधों को दर्शाया जा सकता है। कोपलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था में 6 प्रतिमानों की कल्पना की है, ठीक है। यह आप चाहे परिभाषा याद रहे ना रहे, ये 6 जो पॉइंट है वो आपको जरूर याद रखने हैं, और ये परिभाषा तो याद रहने वाली है नहीं, मुझे पता है। तो पहला है शक्ति संतुलन की व्यवस्था, दूसरा शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, और तीसरा दृढ़ ध्रुवीय व्यवस्था, और तीसरा विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पांचवा स्वप्नीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, छठा इकाई विटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, ठीक है। ये 6 पॉइंट है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इसके दिमाग में उपज आती रहती है। कोपलैंड ने इन प्रतिमानों की कल्पना अपनी उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर की है। इसका विश्वास है इन प्रतिमानों का व्यवहारवादी विश्लेषण संभव है तथा उनका विशिष्ट आधार वाक्यों की जांच की जा सकती है, ठीक है। ये कोपलैंड का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण बताइए। तो ये दृष्टिकोण वाला प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पॉइंट को जानते हैं, कितने दृष्टिकोण है। पहला यथार्थवादी दृष्टिकोण या फिर शक्ति दृष्टिकोण, दूसरा आदर्शवादी दृष्टिकोण, तीसरा ऐतिहासिक, चौथा शक्ति संतुलन, पांचवा संतुलन दृष्टिकोण, छठा निकाय परक, और सातवां नीति निर्धारण समझ दृष्टिकोण, और आठवां खेल सिद्धांत, ठीक है। और नौवां एक लास्ट है सौदेबाजी का सिद्धांत। इनकी परिभाषाएं भी, इनमें मोस्ट कौन सा है, एक तो यथार्थवादी का, और आदर्शवादी, और ऐतिहासिक, और शक्ति संतुलन। ये 4 दृष्टिकोण आपको याद कर लेने परिभाषाएं, ठीक है। अभी आएगी एक एक की परिभाषा हम देखेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आ गया यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में, ठीक है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार मैकियावेली का कथन है कि मनुष्य शस्त्र, धन और रोटी युद्ध की शक्ति है, कि मनुष्य धन, शस्त्र एवं रोटी युद्ध की शक्ति है। परंतु इन चारों में जो प्रथम दो कौन है, मनुष्य और शस्त्र आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन और रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी और धन मिलकर मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल उचित कथन है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उसका मतलब ही यही है कि शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है ये। तो वस्तुतः जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है वो युद्ध, शक्ति और शस्त्र
को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है और यह कहना उचित होगा कि अपनी चिंतन सामग्री मानता है। इन विचारों का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरे लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं और इसलिए उसे अपनी रक्षा की खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसी को ये क्या कहते हैं, यथार्थवादी, यानी कि अस्त्र शस्त्रों का जो दृष्टिकोण रखता है उससे यथार्थवादी दृष्टिकोण। फिर आदर्शवादी दृष्टिकोण जिसमें कि उसका उल्टा ये यथार्थवाद शस्त्रों की बात करता है, ये शांति वगैरह की बात करता है कि शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार है, परंतु आदर्शवाद इसे पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार नहीं करता बल्कि ऐतिहासिक आधार इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक अस्थायी पक्ष मानता है। आदर्शवादी राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक संघर्ष के कारण अपने प्रभाव को जमाना न मानकर विरोध आदर्श तथा सिद्धांतों में संघर्ष का होना मानते हैं। यानी कि दोनों के सिद्धांत अगर अलग अलग हो जाएंगे तो उनमें संघर्ष पनप सकता है, मगर ऐसा हकीकत नहीं है। आदर्शवादी दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। तो वैसे आदर्शवाद को अंतर्राष्ट्रीयता से संबोधित किया जाने लगा, जबकि यथार्थवाद संकीर्ण विचारधारा माना गया है जिसके द्वारा केवल राष्ट्रवाद का शोषण होता है। तो बेसिकली ये आदर्शवाद है जो उल्टा है उसका, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के महत्व पर आधारित है। फिर 9वां प्रश्न देखते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समग्र दृष्टि से संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में समझने का प्रयास पर बल देता है। और ठीक है, इसमें सारी कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रश्न मुद्दे जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, प्रत्यक्ष शैक्षणिक स्टूलों को विभक्त होकर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेना, PDF मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, पढ़ाने का भी मन करता नहीं है, तो इसलिए मैं इस पेपर को डालने में थोड़ी सी कंजूसी करता हूँ, कह सकते हैं बहुत कम डालता हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और हो सकता है कि मैं आपको ये सब टॉपिक समझा ना पाऊँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर आपको PDF में उपलब्ध कराता रहूँगा। ठीक है, इसकी भी गारंटी मैं लेता हूँ। मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।